गुड इवनिंग दोस्तों। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 2023 के वैकेंसी का प्रैक्टिस सेट। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। इससे पहले 5 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। और इस चैनल पे, हमारे चैनल पे बिहार दरोगा का भी सेट अपलोड किया गया है, वीडियो अपलोड किया गया है। और बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर का भी वीडियो अपलोड है, तो आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आप सभी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें कहा गया है कि जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब निर्यात आयात से अधिक होता, नहीं जो हम कोई चीज खरीद रहे हैं वो बेचने से कम है। निर्यात मतलब यहाँ समझ जाइए कि जो चीज हम बेच रहे हैं किसी को, वह दूसरे देश को बेच रहे हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। और दूसरे देश से कोई चीज हम खरीद रहे हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहा जाता है। 4 नंबर हो जाएगा। व्यापार अधिशेष का सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश आयात से ज्यादा निर्यात कराने, खरीदने से ज्यादा बेच रहा है तो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। व्यापार घाटा किसे कहेंगे? तो कोई भी देश बेचने से ज्यादा खरीद रहा है तो वो हमारे व्यापार में घाटा है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यह मिडाइवल हिस्ट्री से है। मोहम्मद तुगलक राजवंश के बहुत ही नवीन सुल्तान थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसके द्वारा कृषि के विकास के लिए कौन सा नया एक विभाग की शुरुआत किया गया? सीधा से पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन से नए विभाग की शुरुआत किया गया था कृषि के क्षेत्र में। तो इसने दीवाने कोही, जो जिसका संबंध कृषि से है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया एक विभाग था दीवाने कोही। यह एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग है दीवाने कोही। चलिए देखिए अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यानी 36वां संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब देखते हैं कि 34वां संविधान संशोधन, तो इस संशोधन के द्वारा इसका जो 1974 में हुआ था, और इस संशोधन के तहत भू स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियम शामिल थे और इसे 9वीं अनुसूची के विभिन्न राज्यों में जोड़ा गया था। 42वां संविधान इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको खासकर मिनी संविधान में कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए इसमें प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को इस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। हाँ, और साथ ही इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा बाध्य किया गया और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से पे रखा गया। 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, गांधी ने किस वर्ष प्रसिद्ध नारा करो या मरो भाषण दिया था? करो या मरो का जो भाषण था यह गांधी जी के द्वारा कब दिया गया? तो यह 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक से हुआ था। ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। देखिए अगर गांधी जी का जिक्र आया है तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका चले गए। भारत वापसी इनका 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत वापसी हुआ था। फिर इनका जो उसके बाद हुआ 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ बिहार में। फिर गांधी जी के द्वारा 1918 ईस्वी में ही अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन, ये दोनों 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद फिर रॉलेट एक्ट की शुरुआत 1919 में किया गया। इसमें रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, या रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहे, यह भी 1919 में शुरुआत किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। और इससे पहले 1919 में ही खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत की गई थी, वह इसमें अहम रोल गांधी जी ने भी निभाया था। इसके बाद अगर बात करें तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में पहली बार गांधी जी अध्यक्ष बने। मात्र एक बार बने कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बेलगांव अधिवेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया गांधी जी के द्वारा 1930 में किया गया था। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में भी एक समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। फिर गांधी जी के द्वारा ही 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन की भी शुरुआत किया गया था। तो ये सभी डेट है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे
देखते हैं कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कितने मीटर के थ्रो के साथ दोहरा डायमंड लीग जीता है। तो 88.67 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा ने दोहरा डायमंड लीग जीत लिया है। निम्नलिखित में से कौन भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित नहीं है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे नहीं है? तो नॉर्मल बोरलॉग का संबंध हरित क्रांति से है। इनका हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है। श्वेत क्रांति से हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आनंद और अमूल्य, तीनों का संबंध है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना का प्रस्ताव रखा गया? तो ये जो प्रस्ताव था यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था। इसका कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 ईस्वी तक था और यह सबसे अब तक जितनी पंचवर्षीय योजना हुई सब में यह असफल योजना रहा। इसका मुख्य कारण था इसके कार्यकाल में 1962 ईस्वी भारत चीन युद्ध 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध हुआ और इसी कार्यक्रम टाइम पीरियड में कुछ क्षेत्रों में अकाल भी आया था। तो इस सभी के मद्देनजर यह सबसे असफल योजना रहा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की जर्मन संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषा है वह है चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और एक अरबी। ये छह भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा है, लेकिन इसके कार्य करने की मात्र 2 ही भाषा है। आधिकारिक भाषा 6 है लेकिन कार्य करने का मात्र 2 ही भाषा है। संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना किया गया था उस समय इसके मूल 51 मेंबर ही थे, 51 संस्थापक देश ही है। संयुक्त राष्ट्र या यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था सैन फ्रांसिस्को में और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। निम्नलिखित में कौन सी मुगलों की मातृभाषा थी? तो मुगलों की मातृभाषा तुर्की था। तुर्की उसकी मातृभाषा है, लेकिन मुगलों का कार्य करने की जो भाषा था वह फारसी था, या फिर यूं कहें कि मुगल दरबार की प्रमुख भाषा फारसी था। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया है और यह पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी के पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसी युद्ध के बाद मुगल वंश की स्थापना किया। इसके बाद फिर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। फिर चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। फिर घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया था। देश का पहला और दुनिया का तीसरा सार्वजनिक रज्जु मार्ग यानी रोपवे किस शहर में बनाया गया? तो यह वाराणसी में बनाया गया। देश का पहला और दुनिया का तीसरा सार्वजनिक रज्जु मार्ग जिसे रोपवे कहते हैं, यह वाराणसी में बनाया गया, देश का पहला है। तो इसको याद रखना जो भी पहला होता है। चलिए देखिए कि काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो काली मिट्टी के बारे में गलत पूछ रहा है। तो यह ढक्कन के पठार के किनारे पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। ढक्कन के जो पठार है वहां पर अधिकांशतर काली मिट्टी पाई जाती है। यह फास्फोरस सामग्री से भरपूर होता है, बिल्कुल गलत है। इसमें फास्फोरस की भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होता है और गर्म मौसम इसे गहरी दरारें भी पड़ जाती है, तो बिल्कुल सही है। तो आपका 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा। और काली मिट्टी को खासकर स्वतः जुताई गई मिट्टी भी कहा जाता है या इसे रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी पर लटकाए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? जब भगत सिंह को जब फांसी पे लटकाया जा रहा था तो उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष था। एक जिक्र आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1928 ईस्वी में किया गया था और भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा के भी स्थापना किया गया था 1926 ईस्वी में। तो 2 पॉइंट को देख लीजिएगा। राजा अजात शत्रु किस वंश से संबंधित है? तो राजा अजात शत्रु का संबंध हर्यक वंश है और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार था। बिंबिसार इस वंश का संस्थापक है। इसके बाद आता है अजात शत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पे बैठा था और फिर अजात शत्रु की हत्या करके उसका बेटा उदयन फिर इस गद्दी पे बैठा। और पूछा जाता है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, इसकी स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, मलिका किसकी एक किस्म है? ये जो मलिका है यह आम का एक किस्म है। 4 नंबर हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक प्रकार नहीं है? स्कंदगुप्त के द्वारा 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए गए, लेकिन उसमें से बैल या वृषण प्रकार का नहीं था। बाकी तीरंदाजी, घुड़सवार, राजा और रानी प्रकार का है, लेकिन वृषण नहीं है। और जो 5वां था वह था सिंह वध प्रकार 2 2 4 होगा और यहाँ 5वां हो गया। चलिए देखिए
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आजादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। 16 का 3 हो जाएगा। स्थानीय सरकार विषय किस में उल्लेखित है? स्थानीय सरकार का जो विषय है इसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया है। राज्य सूची में किया गया है। ये जो तीनों सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इन तीनों का उल्लेख संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। राज्य सूची में 61 विषय है, संघ सूची में 100 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय को शामिल किया गया है। कच्चातीवी द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक विवादित क्षेत्र है और इसका संबंध किससे है? तो ये कहाँ स्थित है? तो यह पाक जलद मरुमध्य के बीच स्थित है। 18 का 2 नंबर हो जाएगा। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, काफी चर्चित है अभी यह, क्योंकि इस प्रश्न का हम सॉल्यूशन पहले भी करा चुके। जो बिहार दरोगा का जो सेट का डिस्कशन हुआ उसमें हुआ, और अभी जो ज्ञान बिंदु के द्वारा होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसमें भी यह प्रश्न देखने को मिला था। कच्चातीवी द्वीप 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 40वां है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? ये भी देखिए बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो यह 18 जून 1576 ईस्वी को यह युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। अकबर के बीच में 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध तो हम बता चुके हैं कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कब हुआ? तो यह 1556 ईस्वी को हुआ था, 2656। और तीसरा युद्ध पानीपत का थर्ड युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। 2023 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु विषय का पुरस्कार निम्नलिखित में से किस फिल्म को दिया गया है? तो यह द एलिफेंट विस्पर्स को दिया गया है। इसका 3 होगा। 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुआ है? हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना बिहार में 1919 ईस्वी में किया गया। 1919 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना किया गया है। यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब किया गया है? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 में किया गया। और यही पूछते हैं कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब किया गया? तो 1919 में किया गया था। अब बिहार यहाँ पे जिक्र आया ही है तो हम देख ले बिहार से कुछ प्रश्न को ही, कि बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। 1912 को बिहार राज्य की स्थापना किया गया था और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान, जो केरल के राज्यपाल थे वही बिहार के राज्यपाल बन चुके हैं। बिहार में कुल 38 जिले हैं। और अगर बात करें कि बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, तो विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। क्योंकि बिहार का जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय विधान मंडल है और भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। चलिए इतना कुछ जान गए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्योंकि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त कोरापुट कालाजीरा चावल को क्या उपनाम दिया गया है? तो इसे द प्रिंस ऑफ राइस नाम दिया गया। कोरापुट कालाजीरा चावल को। और यह किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त चावल है? तो यह ओडिशा राज्य के द्वारा इसको जीआई टैग दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 9वीं शताब्दी ईस्वी में चोल साम्राज्य की नींव रखा था? तो चोल साम्राज्य का नींव विजयालय के द्वारा रखा गया है। तो 24 का 1 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिविनिया है? रिविनिया किस देश की मुद्रा का नाम है? तो यह यूक्रेन की मुद्रा का नाम है रिविनिया। और आप लोग जानते हो कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था। तो हम इस प्रश्न के जरिए, जब यूक्रेन का जिक्र आया ही है तो यहाँ पे बता दें कि यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया गया था। एक आता है कि ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए चलाया गया? तो यह हैती देश से वहां के लोग, वहां के भारतीयों या उस आसपास के लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ऑपरेशन अजय फिलिस्तीनी से भारतीयों और उसके आसपास के देश के लोगों को निकालने के लिए, आतंकवादियों से बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। एक और है ऑपरेशन
कावेरी, इसका संबंध गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। एक है ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान से तालिबानियों से बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया है। देखिए 26 नंबर, प्राचीन शहर चंपा को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो चंपा अंग की राजधानी है। एज द विल टर्म्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो इस पुस्तक का विमोचन वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। 27 का 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी में स्थित है? तो वह हो जाएगा सेरस। सेरस बौना ग्रह है जो क्षुद्र ग्रह की पेटी में स्थित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान ज्यादातर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है? तो दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अगर बात करें कि विंध्य क्रम की चट्टानें, तो यह दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें दक्षिण पश्चिम में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 30 नंबर, कहा गया किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता है? कपास का उत्पादन सबसे अधिक मेहरगढ़ में किया जाता था। भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस घटना या संविधान से प्रेरित है? तो ये जो न्याय शब्द वह रूसी क्रांति से प्रेरित है। और रूसी क्रांति कब हुआ? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। जी, यहाँ से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द हमारे संविधान में लिया गया है। भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम को 1961 ईस्वी में पारित किया गया है। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया? तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा जो शब्द है वह कहीं भी उल्लेख इसका नहीं किया गया। न्यायिक समीक्षा का उल्लेख कहीं भी नहीं है। मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है। तो इस बाबर का वास्तविक नाम है। तो 34 का 3 नंबर हो जाएगा। बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना हुआ था और इससे संबंधित हम प्रश्न बहुत बार, इस क्वेश्चन बहुत प्रश्न आ चुका है तो बता चुके हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। और यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि मूसी नदी किसकी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। इस प्रश्न को रट जाना ही उचित। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियो वाले बर्तन को संतुलित करते हैं? तो उस कौन से नृत्य में करते हैं? तो चेरी नृत्य। चेरी नृत्य में जलते हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित किया जाता है। और ये जो नृत्य होता है चेरी नृत्य, मूल रूप से राजस्थान में किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मूल रूप से किस भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह 5वें क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, यानी किसका मिलान सही है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध किया जाता है। तो बिल्कुल यह सही है। पहला ही सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखिए 39 नंबर, एमएसपी जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है की प्रणाली को पहली बार 1966-67 में किस फसल के लिए पेश किया गया था और बाद में अन्य आवश्यक खाद्य फसलों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया? तो सर्वप्रथम एमएसपी गेहूं पर लगाया गया था। गेहूं फसल पर सर्वप्रथम एमएसपी लगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों का विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कुछ नकारात्मक लक्षण वाले हैं। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं बल्कि योग्य होता है, बिल्कुल सही है। ये न्याय उचित नहीं, बिल्कुल गलत है। यह मौलिक अधिकार है वह न्याय उचित है, न्यायालय में वाद योग्य है, तो यह इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों के साथ अधिकतम संख्या में सीमाओं को साझा करता है? तो असम राज्य। असम जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है असम इसका सही उत्तर होगा। आइए देखिए 42 नंबर में मिलान करना है। इसमें कई गो जो है यहाँ पूछ रहा है कि कितने युग्म सही सुमेलित, यानी कितनों का मिलान जो है सही है। तो मृच्छ कटिकम का लेखक कौन? तो ये मृच्छ कटिकम का लेखक हो जाएगा शूद्रक, सही है। माल्क अग्निमित्रम का लेखक कौन है? तो ये तुलसीदास नहीं बल्कि कालिदास है। माल्क अग्निमित्रम के लेखक मालविका और अग्निमित्र की यह प्रेम कहानी है और यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास के द्वारा लिखा गया, तो इसका मिलान गलत है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और बृहद संहिता का लेखक हो जाएगा वराहमिहिर इसके लेखक है, तो यह भी गलत है। यानी इसमें पहला और तीसरा सही, यानी 2 युग्म का मिलान सही है। बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले गैर कांग्रेसी नेता कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के
पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो गैर कांग्रेसी नेता थे? महामाया प्रसाद सिन्हा। किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक को ही अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लॉटरी विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो लॉटरी विनिमय अधिनियम को 1998 ईस्वी में 1998 ईस्वी में पारित किया गया है। तो 4 नंबर इसका सही होगा। देखिए अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है कि प्रमुख यामोत्तर निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर नहीं गुजरता है? तो प्रमुख यामोत्तर का मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, या फिर उसको विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यह मोरक्को से होकर नहीं गुजरता है। 46 का 1 हो जाएगा, बाकी सभी देश से गुजरता है। खबरों में जुगलबंदी देखने को मिली, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का एआई चैट बॉट है। एआई चैट बॉट है। किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि निम्नलिखित में से किसका सूचक है? सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यह आर्थिक वृद्धि का सूचक है। आगे देखिए 49 नंबर कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो रेड क्लिफ भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो बिल्कुल सही है। और मैकमोहन भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो इसमें दोनों कथन गलत है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन ये भारत और चीन के बीच में है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में ड्वेंड रेखा है। तो इसमें से दोनों कथन गलत है, दोनों गलत है। चलिए देखिए 50 नंबर, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है? तो 50 का हो जाए कन्नड़। कन्नड़ द्रविड़ भाषा से संबंधित है। अब देखिए यहाँ से साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन का चुनाव करना है। सापेक्षिक घनत्व की इकाई केजी प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल गलत है। सीधा सा इसका आंसर होगा कि सापेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, कोई भी इकाई नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक का उपयोग टेलीग्राफर रिसीवर में किया जाता है। 52 का 1 हो जाएगा टेलीग्राफ रिसीवर। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाई होती है? किस जोड़े का समान एसआई इकाई होता है? तो कार्य और ऊर्जा। यह भी प्रश्न सेम ऑप्शन को बहुत बार पूछा गया और इसको रेलवे में भी पूछा गया है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। दाब का मात्रक पास्कल हो जाएगा। बल का मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यदि एक तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरा करता है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो उसका आवृत्ति हो जाएगा 8 हर्ट्ज। कंपन आवृत्ति बराबर होता है कंपन बटा समय 2.5, 8 बार में यह कट जाएगा। प्रति इकाई आयतन में विद्युत द्विध्रुवीय गति क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुवीय गति ध्रुवीकरण कहलाता है। तो इसका 55 का 4 होगा। आगे देखिए 56 नंबर, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने एक बिंदु पर अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी और छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा यह पूछ रहा है, तो प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनेगा। यह भी प्रश्न सेम रेलवे का ही है। निम्नलिखित में से कौन सी आधार इकाई नहीं है? आधार इकाई कौन है? तो रेडियन यह जो है आधार इकाई नहीं है। रेडियन जो है कोणों का इकाई रेडियन होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो गया मोल। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता का मात्रक हो गया कैंडेला। ये तीनों मूल मात्रक है, बाकी रेडियन मूल मात्रक में नहीं आता है, उसी को आधार कह दिया है। जब व्यक्ति चलती हुई लिफ्ट में होता है तो उसके वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब व्यक्ति चलती हुई लिफ्ट में होता है तो उसके वजन में कोई बदलाव नहीं आता है, अगर यही पूछता है कि जब व्यक्ति त्वरित गति से अगर लिफ्ट चल रहा हो, त्वरित गति से अगर ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे आ रहा हो, यानी त्वरित गति से चल रहा हो, तब व्यक्ति के भार में कमी या वृद्धि होगा। परमाणु का वाटरमेलन मॉडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? परमाणु का वाटरमेलन मॉडल थॉमसन के द्वारा दिया गया है। आगे देखिए 60 नंबर, नीचे दिए गए सूत्र बोर के परमाणु मॉडल से संबंधित है, तो गलत सूत्र का पहचान कीजिए। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -2.18 गुना 10⁻⁻18 Z2/n² जूल परमाणु होता है, तो यह सही है। बाकी आपका 2 और 3 गलत है। 2 और 3 ये दोनों गलत है, तो इसका बी और सी गलत है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के रूप में माना जाता है? तो फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला परमाणु है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो इसका द्रव्यमान संख्या 37 हो जाएगा।
क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। बाएं से दाएं बढ़ती परमाणु संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो बाएं से दाएं की ओर बेरियम और ब्रोन हो जाएगा। तो 63 का 3 नंबर इसका सही उत्तर है। आगे देखिए 64 नंबर, तंत्रिका तंत्र निम्नलिखित किन दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन और ग्लियल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। 64 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों 65 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु की वजह से होता है टाइफाइड या जीवाणु की वजह से होता है, और खसरा और पोलियो ये विषाणु की वजह से होता है। आगे देखिए 66 में सही मिलान का चयन कीजिए। सही मिलान का चयन करना इसमें कि इसका सही मिलान कौन है? तो इसमें टाइफाइड जो है यह साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो 66 का 2 नंबर का मिलान सही। बाकी निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है, तो यह गलत है। मलेरिया ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, और टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी की वजह से होता है। कौन सा कोशिकांग लाइसोसोम बनाने में शामिल होता है? तो लाइसोसोम का जो निर्माण होता है वह गोल्जी काय उपकरण से होता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी-काय उपकरण से होता है। आत्महत्या के थैली लाइसोसोम को ही कहा जाता है, और गोल्जी-काय उपकरण को पैकेजिंग भी कहा जाता है इसे। आगे देखिए 68 नंबर के निम्नलिखित में से कौन से रंगहीन लवण भिन्न भिन्न रचना और आकार का होता है? तो अवर्णीय लवक या भिन्न भिन्न रचना और आकार का होता है। ऑक्सीजन के द्वारा पाइरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो पाइरुवेट का विघटन ऑक्सीजन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 69 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका क्या होती है? तो कार्बन चक्र में जीवाणुओं की भूमिका जो होता है वह है कार्बन यौगिक का विघटन करना। 70 का 4 है। आगे देखिए 71 नंबर, वसा के पाचन का अधिकांश भाग किसकी सहायता से किया जाता है? वसा का जो पाचन होता है वो अधिकांश भाग पीत की सहायता से होता है। 71 का 1 हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है? पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी हमें मिलता है वह ज्वालामुखी से मिलता है, यही प्रत्यक्ष स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान वातावरण के निर्माण या संशोधन से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा विभेदन। विभेदन इसका सही उत्तर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न 74 नंबर कि इनमें से कौन सी चट्टान समुद्री जीवों के खोल और कंकाल से बनी होती है? तो समुद्री जीवों के खोल और चट्टान जो बना होता है वह चूना पत्थर बना होता है समुद्री जीवों के खोल और कंकाल से। तो 74 का 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न कि आमतौर पर गर्म महासागरीय जो धाराएं होती है वह किसके निकट बहती है? तो भूमध्य रेखा के निकट। जो गर्म महासागरीय धाराएं है वह भूमध्य सागर के निकट ही चलती है। तो 75 का 2 हो जाएगा। और एक और प्रश्न है यहाँ पर 76 को है इसमें, तो देख लीजिए यही अंतिम है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यानी किसका मिलान है जो गलत है? तो जीव मंडल जीवों और उनके आसपास के बीच का संबंध है, तो यही गलत है। बाकी पहला ऑप्शन सही हो कि जीव मंडल जो है वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि जल और वायु और परस्पर क्रिया करते हैं, उसी का जीव मंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते? तो वायुमंडल वायु का एक आवरण है जो पृथ्वी को घेरे रखता है, यह सही है। जल मंडल जल का क्षेत्र और पर्यावरण हमारा परिवेश, यह सही है। बाकी पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, यह गलत था। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का बिहार एसएससी का सेट नंबर 6 का डिस्कशन समाप्त होता है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।